हिंदुस्तान के विशाल मुगल साम्राज्य की राजधानी फतेहपुर सीकरी में उस दिन का दरबार अपनी पूरी शानो शौकत के साथ लगा हुआ था। बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे और उनके चेहरे पर एक विशेष चमक थी, जो अक्सर किसी नई शरारत या बौद्धिक चुनौती से पहले दिखाई देती थी। उनके नवरत्न और अन्य दरबारी अदब से अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे और दरबार की कार्यवाही सामान्य रूप से चल रही थी। लेकिन आज बादशाह का मन रोजमर्रा के प्रशासनिक कार्यों में नहीं लग रहा था। उनके कुछ दरबारी, जो बीरबल की बढ़ती लोकप्रियता और बादशाह के साथ उनकी निकटता से ईर्ष्या करते थे, सुबह से ही बादशाह के कान भर रहे थे। उन्होंने बातों बातों में ये जताना शुरू कर दिया था कि बादशाह की हुकूमत में कुछ भी असंभव नहीं है और उनका हर हुक्म पत्थर की लकीर है। एक चापलूस दरबारी, हकीम जफर, ने कहा, आलम पनाह, आपकी सल्तनत सूरज की तरह है, जिसके लिए कोई कोना अंधकार में नहीं। आपका आदेश हो तो नदियां अपना रास्ता बदल दें और पहाड़ झुक जाए। ये सुनकर अकबर मुस्कुराए। उन्हें अपनी प्रशंसा सुनना पसंद था, लेकिन वो ये भी जानते थे कि इन बातों में कितनी सच्चाई है। उनकी नजरें बीरबल पर गई, जो शांत भाव से ये सब सुन रहे थे। अकबर के मन में एक विचार कौंधा, क्यों न आज बीरबल की बुद्धि और हाजिर जवाबी की एक ऐसी परीक्षा ली जाए जो इतिहास में दर्ज हो जाए। अकबर ने अपनी भारी आवाज में कहा, दरबारियों, आप सभी का मानना है कि बादशाह के लिए कुछ भी असंभव नहीं, और हमारे प्रिय बीरबल, जिनकी बुद्धिमानी के चर्चे दूर दूर तक हैं, क्या वो हमारे हर हुक्म को पूरा कर सकते हैं? सारा दरबार शांत हो गया। बीरबल ने अदब से सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, मैं तो आपका एक अदना सा सेवक हूं। मेरी बुद्धि आपकी ही दी हुई रोशनी से चमकती है। आप हुक्म करें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अकबर की आंखों में शरारत की चमक और गहरी हो गई। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, तो हम तुम्हें 3 काम सौंपते हैं। ये काम असंभव लग सकते हैं, लेकिन तुम्हें इन्हें 1 महीने के भीतर पूरा करना होगा। अगर तुम सफल हुए तो तुम्हें 10,000 सोने की अशर्फियों का इनाम दिया जाएगा, और अगर तुम असफल हुए। अकबर एक पल के लिए रुके, जिससे दरबार में सन्नाटा और गहरा हो गया। तो तुम्हें यह मानना होगा कि दुनिया में ऐसी चीजें हैं जो बीरबल की समझ से भी परे हैं। जलने वाले दरबारी मन ही मन खुश हो गए। उन्हें यकीन था कि आज बीरबल जरूर फंसेंगे। अकबर ने अपनी 3 शर्तें सबके सामने रखीं। 1. पहला काम, बादशाह ने अपनी उंगली उठाते हुए कहा, तुम्हें स्वर्ग से एक कटोरा अमृत लेकर आना है। यह सुनकर दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। स्वर्ग और अमृत, ये तो कल्पना की बातें थी। कोई इंसान ये कैसे कर सकता था? 2. दूसरा काम, अकबर ने गंभीरता से कहा, तुम्हें मेरे लिए एक मुट्ठी भर कुछ नहीं लाना है। यह शर्त पहले से भी ज्यादा अजीब थी। कुछ नहीं को कोई कैसे पकड़ सकता है या ला सकता है? ये एक दार्शनिक पहेली थी। 3. और तीसरा और आखिरी काम, बादशाह ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, तुम्हें एक ऐसा बच्चा ढूंढकर लाना है जो न तो इस धरती पर पैदा हुआ हो और न ही आसमान में। अब तो दरबारियों के सिर चकरा गए। ऐसा कैसे संभव था? हर जीव या तो धरती पर जन्म लेता है या पौराणिक कथाओं के अनुसार आसमान में। ये शर्त तो प्रकृति के नियमों के ही खिलाफ थी। तीनों शर्तें सुनकर बीरबल के विरोधी दरबारियों के चेहरों पर विजय की मुस्कान तैर गई। उन्हें पूरा विश्वास था कि बीरबल का घमंड आज चूर चूर हो जाएगा। बीरबल ने एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं इन तीनों कार्यों को पूरा करने के लिए अपनी पूरी सामर्थ्य लगा दूंगा। मुझे 1 महीने की मोहलत दी जाए। अकबर ने अनुमति दे दी, और इसी के साथ बीरबल के जीवन की सबसे कठिन परीक्षा शुरू हो गई। अगले दिन से बीरबल दरबार से गायब हो गए। दिन हफ्तों में बदलने लगे। दरबार में बीरबल की अनुपस्थिति खलने लगी, लेकिन उनके विरोधी इस बात से खुश थे कि बीरबल हार मानकर कहीं भाग गए हैं। वे हर रोज अकबर के पास जाकर कहते,
देखिए जहांपनाह, हमने तो पहले ही कहा था। बीरबल डींगे हाँकते हैं। असंभव को संभव करना उनके बस की बात नहीं। अकबर बाहर से तो शांत दिखते, लेकिन अंदर से उन्हें भी चिंता होने लगी थी। उन्हें बीरबल की काबिलियत पर पूरा भरोसा था, लेकिन इस बार शर्तें ही कुछ ऐसी थी। क्या उन्होंने बीरबल को एक ऐसी स्थिति में डाल दिया था जहां से निकलना नामुमकिन था? ठीक 3 हफ्ते बाद, जब पहली शर्त की समय सीमा समाप्त होने में कुछ ही दिन बचे थे, बीरबल अचानक दरबार में हाजिर हुए। उनके चेहरे पर थकान और चिंता के भाव थे। उन्होंने आते ही बादशाह को सलाम किया। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कहो बीरबल, क्या तुम स्वर्ग से अमृत ले आए? बीरबल ने दुखी स्वर में कहा, जहांपनाह, मैं स्वर्ग के द्वार तक पहुंच गया था। वहां के द्वारपालों ने मुझे आपके मंत्री के रूप में पहचान लिया और मेरा बहुत सम्मान किया। मैंने उन्हें आपके हुक्म के बारे में बताया और एक कटोरा अमृत मांगा। दरबार में बैठे सभी लोग अपनी सांस रोके ये कहानी सुन रहे थे। बीरबल ने आगे कहा, द्वारपाल मुझे अंदर ले जाने को तैयार थे, लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि स्वर्ग में केवल गुणी और कला प्रेमी आत्माओं का वास है। उन्होंने आपके दरबार के महान संगीतकार, संगीत सम्राट तानसेन की बहुत प्रशंसा सुनी है। स्वर्ग के राजा इंद्रदेव स्वयं उनका गायन सुनना चाहते हैं। बीरबल ने एक पल रुककर बादशाह के चेहरे के भाव पढ़े और फिर कहा, उन्होंने मुझसे कहा, हम तुम्हें एक कटोरा क्या, अमृत का पूरा घड़ा दे देंगे, लेकिन इसके लिए बादशाह को हमारे अतिथि के रूप में तानसेन को स्वर्ग भेजना होगा। ये सुनते ही अकबर के चेहरे का रंग उड़ गया। तानसेन, उनके दरबार का सबसे अनमोल रत्न, जिसकी आवाज में जादू था। तानसेन को स्वर्ग भेजने का एक ही मतलब था, उनकी मृत्यु। ये विचार ही अकबर के लिए असहनीय था। तानसेन उनके लिए केवल एक संगीतकार नहीं, बल्कि एक मित्र और भारत की सांस्कृतिक धरोहर थे। अकबर ने गुस्से में कहा, यह असंभव है बीरबल। तुम जानते हो तानसेन हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। हम एक कटोरे अमृत के लिए अपने तानसेन को नहीं खो सकते। ये सौदा हमें मंजूर नहीं। बीरबल ने अदब से सिर झुकाया और उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, बस जहांपनाह, मैं यही सुनना चाहता था। मैं स्वर्ग के द्वारपालों को भला क्या जवाब देता? मैंने उन्हें कहा कि मेरे बादशाह अपनी प्रजा और अपने कलाकारों से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। वे किसी सांसारिक वस्तु के लिए अपने किसी रत्न को नहीं खो सकते। जब आप, जो इस धरती के सबसे शक्तिशाली सम्राट हैं, अपने एक प्रियजन को स्वर्ग नहीं भेज सकते, तो मैं, आपका एक साधारण सेवक, भला स्वर्ग से कोई वस्तु कैसे ला सकता हूं? बीरबल ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, अमृत लाने के लिए किसी को स्वर्ग भेजना होगा, और ये एक ऐसी कीमत है जिसे कोई चुकाना नहीं चाहेगा। इस प्रकार ये कार्य वास्तव में असंभव है, न केवल मेरे लिए, बल्कि स्वयं आपके लिए भी। अकबर बीरबल का तर्क सुनकर निशब्द हो गए। बीरबल ने न केवल अपनी असफलता को स्वीकार किया, बल्कि इसे इतने शानदार ढंग से प्रस्तुत किया कि उन्होंने बादशाह को ही ये मानने पर मजबूर कर दिया कि ये मांग ही अव्यवहारिक थी। अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्होंने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, मान गए बीरबल, तुमने पहली पहेली को अपनी बुद्धि से हल कर दिया। तुमने अमृत नहीं लाया, लेकिन तुमने ज्ञान का अमृत हमें पिला दिया। विरोधी दरबारियों के चेहरे उतर गए। बीरबल ने पहली बाजी जीत ली थी। पहली सफलता के बाद बीरबल पर दबाव थोड़ा कम हो गया था, लेकिन 2 और कठिन चुनौतियां अभी बाकी थी। अकबर ने अगले दिन पूछा, बीरबल, अमृत की बात तो मान ली, लेकिन उस दूसरी शर्त का क्या? क्या तुम मेरे लिए एक मुट्ठी भर कुछ नहीं लाए हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी जहांपनाह, उसके लिए मुझे 1 दिन की और मोहलत चाहिए। मैं कल वो वस्तु आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। अगले दिन दरबार फिर से खचाखच भरा हुआ था। सबकी निगाहें बीरबल का इंतजार कर रही थी। बीरबल दरबार में आए, लेकिन उनके हाथ खाली थे।
ये देखकर उनके विरोधी खुश हो गए। उन्हें लगा कि इस बार बीरबल के पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन तभी बीरबल के इशारे पर दो सेवक एक छोटा गोल मुंह का मिट्टी का घड़ा, मटका, लेकर आए, जिसका मुंह एक कपड़े से कसकर बंधा हुआ था। बीरबल ने वो घड़ा उठाया और बड़े सम्मान के साथ अकबर के सामने रख दिया। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, इसमें क्या है बीरबल? हमने तो तुमसे कुछ नहीं लाने को कहा था। बीरबल ने कहा, आलम पनाह, आपका हुक्म पूरा हो चुका है। इस घड़े में वही है जो आपने मांगा था। एक दरबारी ने ताना कसते हुए कहा, लगता है बीरबल हवा बेचकर हमें मूर्ख बना रहे हैं। इस घड़े में जरूर कुछ और होगा। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, इस घड़े का मुंह खोलो। हम भी देखना चाहते हैं कि कुछ नहीं कैसा दिखता है। बीरबल ने धीरे से घड़े के मुंह पर बंधा कपड़ा खोला और अकबर से उसके अंदर झांकने का अनुरोध किया। अकबर ने उत्सुकता से घड़े के अंदर देखा। वो पूरी तरह से खाली था। अकबर ने कहा, बीरबल, ये तो खाली है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। बीरबल ने विजयी मुस्कान के साथ कहा, जी जहांपनाह, ठीक यही तो आपने मांगा था, कुछ नहीं। ये घड़ा कुछ नहीं से भरा हुआ है। इसमें हवा के अलावा और कुछ नहीं है, और यदि आप हवा को निकाल दे तो भी ये कुछ नहीं से ही भरा रहेगा। ये हर चीज की अनुपस्थिति है। बीरबल ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, अब आप कृपया अपनी मुट्ठी इस घड़े के अंदर डालें और उसे बंद करके बाहर निकालें। अकबर ने वैसा ही किया। उन्होंने अपनी मुट्ठी घड़े के अंदर डाली, उसे बंद किया और बाहर निकाला। फिर उन्होंने अपनी मुट्ठी खोली, वो खाली थी। बीरबल ने समझाया, देखिए जहांपनाह, आपकी मुट्ठी में कुछ नहीं है। आपने एक मुट्ठी भर कुछ नहीं को पकड़ लिया है। कुछ नहीं कोई भौतिक वस्तु नहीं है जिसे दिखाया जा सके। ये एक अवधारणा है, एक एहसास है। इसे केवल इसी तरह प्रस्तुत किया जा सकता है। बीरबल का यह दार्शनिक और तार्किक उत्तर सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। उन्होंने एक अमूर्त विचार को एक मूर्त प्रदर्शन के माध्यम से साकार कर दिया था। ये उनकी असाधारण सोच का प्रमाण था। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से इतने प्रभावित हुए कि वो अपने सिंहासन से उठकर बीरबल के पास आए और उन्हें गले लगा लिया। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, वाह, तुमने साबित कर दिया कि बुद्धि किसी भी पहेली को सुलझा सकती है, चाहे वो कितनी भी जटिल क्यों न हो। तुमने कुछ नहीं वैसे भी सब कुछ ढूंढ लिया। 2 चुनौतियां पार हो चुकी थी और बीरबल की प्रतिष्ठा पहले से भी ज्यादा बढ़ गई थी। अब केवल आखिरी और सबसे कठिन चुनौती बची थी, एक ऐसा बच्चा लाना जो न धरती पर जन्मा हो और न ही आसमान में। ये शर्त जीव विज्ञान और प्रकृति के सभी नियमों को चुनौती देती थी। महीने का आखिरी दिन आ पहुंचा था। दरबार में आज पहले से भी ज्यादा भीड़ थी। हर कोई ये देखने आया था कि बीरबल इस अंतिम पहेली को कैसे सुलझाते हैं। विरोधी दरबारियों को अब भी उम्मीद थी कि बीरबल इस तीसरी शर्त पर आकर अवश्य हार जाएंगे, क्योंकि ये कोई तार्किक या दार्शनिक पहेली नहीं थी, बल्कि एक जीवित प्रमाण प्रस्तुत करने की बात थी। अकबर ने अपनी गद्दी पर बैठते हुए पूछा, बीरबल, आज महीने का आखिरी दिन है, हमारी तीसरी शर्त का क्या हुआ? क्या तुम वैसा बच्चा ला पाए हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जी जहांपनाह, मैंने आपके आदेशानुसार उस बच्चे को ढूंढ लिया है। वो दरबार के बाहर ही है। अगर आप आज्ञा दें तो उसे अंदर लाया जाए। अकबर और बाकी दरबारियों की उत्सुकता चरम पर पहुंच गई। बादशाह ने तुरंत अनुमति दी। कुछ ही पलों में बीरबल के 2 सेवक एक बड़ा सा लकड़ी का संदूक उठाकर दरबार के बीचों बीच ले आए। संदूक ऊपर से ढका हुआ था और उसमें से कुछ हल्की चहचहाने की आवाजें आ रही थी। सब लोग हैरान थे। क्या उस संदूक में कोई बच्चा है? वो कैसा दिखेगा? अकबर ने अधीर होकर कहा, बीरबल, ये रहस्य और मत बढ़ाओ। संदूक खोलो और हमें वो अद्भुत बच्चा दिखाओ। बीरबल ने इशारा किया और सेवकों ने संदूक का ढक्कन हटा दिया। जैसे ही ढक्कन हटा,
उसमें से एक छोटा सा कबूतर का बच्चा या किसी और पक्षी का बच्चा फड़फड़ाता हुआ बाहर निकला। वो कुछ देर दरबार में इधर उधर उड़ा और फिर एक ऊंचे झरोखे पर जाकर बैठ गया। पूरा दरबार प्रभ रह गया। ये क्या था? बीरबल ने एक पक्षी के बच्चे को लाकर बादशाह का मजाक उड़ाया था। अकबर ने क्रोध मिश्रित आश्चर्य से पूछा, बीरबल, ये क्या मजाक है? हमने तुमसे एक बच्चा लाने को कहा था और तुम ये पक्षी ले आए। क्या तुम हमारा अपमान कर रहे हो? बीरबल ने बड़ी विनम्रता और शांति से जवाब दिया, गुस्ताखी माफ हो जहांपनाह, लेकिन यही वो बच्चा है जो आपकी सभी शर्तों को पूरा करता है। कृपया मेरे तर्क पर ध्यान दें। दरबार में पूर्ण शांति छा गई। सब सुनने लगे कि बीरबल इस बेतुकी बात को कैसे सही साबित करेंगे। बीरबल ने समझाना शुरू किया। पहली शर्त थी कि बच्चा धरती पर पैदा न हुआ हो। जहांपनाह, ये पक्षी एक अंडे से पैदा हुआ है। अंडा इसकी मां ने दिया था, लेकिन ये बच्चा सीधे धरती की मिट्टी से पैदा नहीं हुआ। इसने अपनी चोंच से अंडे के कठोर कवच को तोड़ा और बाहर आया। अंडा अपने आप में एक अलग दुनिया है, वो धरती नहीं है, इसलिए इसका जन्म धरती पर नहीं हुआ। ये तर्क थोड़ा अजीब था, लेकिन उसमें दम था। दरबार के लोग एक दूसरे को देखने लगे। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी। आपकी दूसरी शर्त थी कि बच्चा आसमान में पैदा न हुआ हो। जहांपनाह, इस बच्चे की मां यानी मादा पक्षी अपना घोंसला पेड़ पर या किसी इमारत पर बनाती है जो कि धरती से जुड़ा होता है। वो हवा में या आसमान में उड़ते हुए अंडे नहीं देती। अंडा धरती पर ही किसी सुरक्षित स्थान पर सेया जाता है, इसलिए इस बच्चे का जन्म आसमान में भी नहीं हुआ। बीरबल ने अपनी बात का समापन करते हुए कहा, इस प्रकार जहांपनाह, ये पक्षी का बच्चा ही वो एकमात्र जीव है जो न तो सीधे धरती की कोख से जन्मा है और न ही खुले आसमान में। इसका जन्म अंडे के भीतर हुआ, जो धरती और आसमान के बीच एक मध्यस्थ स्थिति है। ये आपकी दोनों शर्तों पर खरा उतरता है। बीरबल का ये असाधारण और लीक से हटकर दिया गया तर्क सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। जो बात पहले एक मजाक लग रही थी, वो अब बीरबल की अद्भुत प्रतिभा का प्रमाण बन गई थी। उन्होंने शब्दशः नहीं, बल्कि तार्किक रूप से बादशाह की शर्त को पूरा कर दिया था। अकबर, जो कुछ क्षण पहले क्रोधित थे, अब उनकी आंखों में प्रशंसा और आश्चर्य के भाव थे। वो अपनी हंसी रोक नहीं पाए और जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी पूरे दरबार में गूंज उठी। जब अकबर की हंसी थमी तो उन्होंने अपने सिंहासन से उठकर बीरबल को अपने पास बुलाया। उन्होंने अपनी कीमती मोतियों की माला उतारकर बीरबल के गले में डाल दी और घोषणा की, बीरबल, तुम सचमुच नवरत्नों में सबसे चमकदार हीरे हो। तुम्हारी बुद्धि और सोचने का तरीका अद्वितीय है। तुमने आज ये साबित कर दिया कि कोई भी समस्या कितनी भी असंभव क्यों न लगे, सही दृष्टिकोण और बुद्धि से उसका हल निकाला जा सकता है। उन्होंने अपने खजांची को आदेश दिया कि बीरबल को इनाम की 10,000 अशर्फिया तुरंत दी जाए। बीरबल के विरोधी दरबारियों के सिर शर्म से झुक गए थे। उन्हें आज ये सबक मिल गया था कि बीरबल की जगह लेना या उन्हें नीचा दिखाना उनके बस की बात नहीं। ये कहानी हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई, जो इस बात का प्रतीक बनी कि सच्ची शक्ति तलवार या दौलत में नहीं, बल्कि तेज और रचनात्मक दिमाग में होती है। अकबर और बीरबल की ये कथा पीढ़ियों को ये सिखाती रही कि समस्याओं को देखने का नजरिया बदलकर असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। कहानी 2। आगरा की उन दिनों की सुबह हमेशा की तरह ही रोशन और व्यस्त थी। मुगल सल्तनत का विशाल साम्राज्य शहंशाह अकबर के कुशल नेतृत्व में फल फूल रहा था। दरबार में न्याय, कला और ज्ञान का संगम होता था, और इस संगम के सबसे चमकदार सितारे थे बीरबल। बीरबल, जिनकी बुद्धिमत्ता की मिसालें लोक कथा बन चुकी थी, न केवल बादशाह के मुख्य सलाहकार थे, बल्कि उनके सबसे करीबी मित्र भी थे। बादशाह अकबर के मन में बीरबल के लिए जो सम्मान और स्नेह था,
वो किसी से छिपा नहीं था, लेकिन यही सम्मान और स्नेह दरबार में कई लोगों के लिए ईर्ष्या का कारण था। जहां कुछ दरबारी अपनी ईर्ष्या को मन में दबाए रखते थे, वहीं कुछ इसे व्यक्त करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। ऐसे ही माहौल में राजधानी में एक ऐसे मेहमान का आगमन हुआ जिसने इस दबी हुई ईर्ष्या की आग में घी डालने का काम किया। ये मेहमान कोई और नहीं बल्कि मलिका हिंद, महारानी जोधाबाई के भाई और बादशाह अकबर के साले कुंवर मान सिंह थे। कहानी को रोचक बनाने के लिए हम एक काल्पनिक नाम का प्रयोग कर रहे हैं। कुंवर मान सिंह एक अभिमानी और तुनक मिजाज राजपूत राजकुमार थे। उन्हें इस बात का बहुत घमंड था कि वो महारानी के भाई हैं और शहंशाह के रिश्तेदार। आगरा आने का उनका मुख्य उद्देश्य तो अपनी बहन से मिलना था, लेकिन जल्द ही उनकी नजर दरबार में बीरबल को मिलते असाधारण सम्मान पर टिक गई। मान सिन्हा को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि एक साधारण कुल में जन्मा ब्राह्मण महेशदास, जिसे बादशाह ने बीरबल की उपाधि दी थी, दरबार में उनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण समझा जाता है। बादशाह हर छोटे बड़े मामले में बीरबल से सलाह लेते, उनके साथ हंसी मजाक करते और शिकार पर भी उन्हें अपने साथ ले जाते। मान सिन्हा को लगता था कि ये उनका अपमान है। एक शाही खून वाले राजकुमार के होते हुए एक मुंशी को इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही थी? उनके मन में बीरबल के प्रति घृणा और ईर्ष्या का बीज पड़ चुका था। उन्होंने ठान लिया कि वो किसी भी तरह बीरबल को बादशाह की नजरों में गिराकर रहेंगे। वो साबित करना चाहते थे कि बीरबल की बुद्धिमानी केवल चापलूसी और किताबी बातों का आडंबर है और असली योग्यता तो शाही खून और तलवार की ताकत में होती है। उन्होंने बीरबल को फंसाने के लिए एक ऐसा जाल बुनने का फैसला किया जिससे निकलना बीरबल के लिए लगभग नामुमकिन हो। मान सिंह ने बीरबल को नीचा दिखाने के लिए मौकों की तलाश शुरू कर दी। एक दिन जब दरबार लगा हुआ था, उन्होंने जानबूझकर एक ऐसी चर्चा छेड़ी जिसमें बीरबल को अपमानित किया जा सके। जहां अपना मान सिंह ने अपनी रौबीली आवाज में कहा, मैं कल शहर का मुआयना कर रहा था और मैंने देखा कि हमारी सल्तनत में गधों की संख्या कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। ये जानवर सड़कों पर गंदगी फैलाते हैं और यातायात में बाधा डालते हैं। क्या इनके बारे में कुछ नहीं किया जाना चाहिए? ये बात सीधे तौर पर बीरबल पर कोई कटाक्ष नहीं थी, लेकिन मान सिंह की मंशा कुछ और थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारी क्या राय है? इससे पहले कि बीरबल कुछ कहते, मान सिंह ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, बीरबल जी तो विद्वान है, जहां अपना ये तो किताबों और कविताओं की बातें करते हैं। जानवरों की समझ इन्हें कहाँ होगी? ये तो हम जैसे लोगों का काम है जो जमीनी हकीकत को समझते हैं। पूरा दरबार समझ गया कि ये बीरबल पर सीधा हमला है। सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गई, ये देखने के लिए कि वो इस अपमान का जवाब कैसे देते हैं। बीरबल शांत रहे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, कुंवर जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। जहां अपना मुझे जानवरों की इतनी समझ नहीं है जितनी इन्हें है। फिर उन्होंने एक पल रुककर मान सिंह की आंखों में देखते हुए कहा, शायद इसलिए कि मैं अपना ज्यादातर समय इंसानों के बीच गुजारता हूं। और कुंवर जी, खैर, सबका अपना अपना दायरा होता है। ये जवाब एक तीर की तरह था। बीरबल ने बड़ी चतुराई से मान सिंह के कटाक्ष को उसी पर लौटा दिया था। जानवरों की समझ और अपना अपना दायरा जैसे शब्दों ने मान सिंह को निरुत्तर कर दिया। दरबार में दबी हुई हंसी की लहर दौड़ गई। अकबर भी अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक पाए। मान सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उनका पहला प्रयास न केवल विफल हुआ था, बल्कि वो खुद ही उपहास का पात्र बन गए थे। उस दिन उन्होंने कसम खाई कि वो बीरबल से इस अपमान का बदला लेकर रहेंगे। अब वो कोई छोटा मोटा व्यंग्य नहीं, बल्कि एक बड़ी और खतरनाक साजिश रचेंगे। मान सिंह ने बीरबल को फंसाने के लिए एक ऐसी योजना बनाई जो क्रूर और घातक थी। वो जानते थे कि बीरबल की सबसे बड़ी ताकत उनकी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी है, इसलिए
उन्होंने एक ऐसी स्थिति बनाने का फैसला किया जहां बुद्धि और तर्क काम न आए, और बीरबल के पास केवल दो ही रास्ते बचे, या तो मौत को गले लगाना या फिर बादशाह का हुक्म मानने से इनकार करके गद्दार कहलाना। उन्होंने कुछ दिन लगाकर बादशाह अकबर के मिजाज को समझा और एक कमजोर नस पकड़ी। अकबर को अपनी मां से बेहद लगाव था, जिनकी मृत्यु कुछ साल पहले हो चुकी थी। वो अक्सर अपनी मां को याद करके भावुक हो जाते थे। मान सिंह ने इसी भावना का फायदा उठाने का सोचा। एक शाम जब अकबर अपनी मां को याद कर रहे थे और उनका मन उदास था, मान सिंह उनके पास पहुंचे। उन्होंने बड़े हमदर्द भरे लहजे में कहा, जहां पनाह, मैं समझ सकता हूं कि आप वालिदा साहिबा, मां साहिबा को कितना याद करते हैं। काश कोई ऐसा तरीका होता जिससे हम उनका हालचाल जान पाते, ये पता कर पाते कि वो स्वर्ग में खुश है या नहीं। ये सुनकर अकबर की आंखें भर आई। तुम ठीक कहते हो मान सिंह, हम अपनी सल्तनत दे सकते हैं अगर हमें एक बार उनकी खैरियत का पता चल जाए। यही वो मौका था जिसका मान सिंह को इंतजार था। उसने तुरंत कहा, जहां पनाह, आपकी सल्तनत में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, और जब हमारे पास बीरबल जैसा बुद्धिमान व्यक्ति हो तो कोई भी काम असंभव कैसे हो सकता है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? मान सिंह ने अपनी चाल चली। हुजूर, बीरबल दावा करते हैं कि उनकी पहुंच हर जगह है और उनकी बुद्धि हर ताले की चाबी है। क्यों न उन्हें ये काम सौंपा जाए, उन्हें स्वर्ग भेजा जाए ताकि वो वालिदा साहिबा का हालचाल लेकर आ सके। अकबर एक पल के लिए चौंके। ये एक बेतुकी बात थी। कोई जीवित व्यक्ति स्वर्ग कैसे जा सकता है? लेकिन उस समय वो भावुकता में इतने डूबे थे और बीरबल की क्षमताओं पर उन्हें इतना भरोसा था कि उन्हें ये विचार पूरी तरह से हास्यास्पद नहीं लगा। मान सिंह ने आग में और घी डालते हुए कहा, अगर बीरबल ये काम कर देते हैं तो इससे बड़ा पुण्य क्या होगा, और अगर वो मना करते हैं तो ये साबित हो जाएगा कि उनकी बुद्धिमानी केवल ढोंग है और वो बादशाह के हुक्म को भी टाल सकते हैं। अकबर मान सिंह के बुने जाल में फंस गए। उन्हें ये अपनी मां के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करने और बीरबल की बुद्धि की अंतिम परीक्षा लेने का एक अनोखा तरीका लगा। अगले दिन भरे दरबार में अकबर ने ये अजीबोगरीब फरमान सुनाया। बीरबल, बादशाह ने गंभीर स्वर में कहा, हम तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण और निजी काम सौंपना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तुम स्वर्ग जाओ और हमारी मरहूम वालिदा का पैगाम लेकर आओ। हमें बताओ कि वो कैसी है। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। ये क्या हुक्म था? ये तो बीरबल को सीधे सीधे मौत की सजा सुनाने जैसा था। मान सिंह के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसे यकीन था कि बीरबल अब फंस चुके हैं। अगर वो ना कहते हैं तो उन्हें मरना होगा, और अगर वो ना कहते हैं तो बादशाह का हुक्म टालने के जुर्म में उन्हें सजा मिलेगी। सबकी निगाहें बीरबल पर थी। बीरबल ने एक पल के लिए आंखें बंद की। वो समझ गए कि ये जाल उनके लिए किसने और क्यों बिछाया है, लेकिन उनके चेहरे पर घबराहट का कोई भाव नहीं था। उन्होंने शांत भाव से बादशाह को सलाम किया। जहां पनाह, आपका हुक्म सर आंखों पर। बीरबल ने कहा, अपने बादशाह के लिए स्वर्ग क्या, नरक भी जाना पड़े तो मैं तैयार हूं। ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे अपनी मरहूम वालिदा की सेवा का मौका दे रहे हैं। ये सुनकर मान सिंह चौंक गया। उसे उम्मीद थी कि बीरबल बहस करेंगे या मना करेंगे, लेकिन बीरबल ने तो हामी भर ली। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, लेकिन जहां पनाह, स्वर्ग जाने की एक प्रक्रिया होती है। मुझे जीवित ही चिता पर जलाया जाना होगा ताकि मेरी आत्मा धुएं के साथ सीधे स्वर्ग पहुंच सके। इसके लिए मुझे कुछ तैयारियों की जरूरत होगी। मुझे 2 महीने का समय और शाही खजाने से 1 लाख सोने की अशर्फिया चाहिए। अकबर ने पूछा, तुम्हें इतने समय और धन की क्या जरूरत है? बीरबल ने समझाया, आलम पनाह, स्वर्ग की यात्रा लंबी है। मुझे रास्ते के खर्च और वहां वालिदा साहिबा को तोहफे देने के लिए धन की आवश्यकता होगी, और 2 महीने का समय
मुझे एक गुप्त मार्ग बनाने के लिए चाहिए ताकि मैं स्वर्ग से वापस भी आ सकूं। अकबर को यह तर्क संगत लगा। उन्होंने बीरबल की सारी मांगें मान ली और 2 महीने बाद बीरबल को जीवित जलाने की तारीख तय कर दी गई। मान सिंह मन ही मन हंसा। गुप्त मार्ग? बेवकूफ बना रहा है। एक बार जल गया तो राख के सिवा कुछ नहीं बचेगा। उसे अपनी जीत निश्चित लग रही थी। अगले 2 महीने बीरबल ने खुद को दुनिया की नजरों से लगभग ओझल कर लिया। उन्होंने अपने घर के पास एक बड़े मैदान में एक विशाल चिता बनाने का काम शुरू करवाया। लकड़ियों का एक बहुत ऊंचा ढेर लगाया गया। लेकिन इस चिता के निर्माण में एक रहस्य था जो केवल बीरबल और उनके कुछ वफादार कारीगर ही जानते थे। चिता के ठीक नीचे से बीरबल ने एक गुप्त सुरंग खुदवाना शुरू किया। यह सुरंग जमीन के नीचे से होती हुई कई 100 गज दूर उनके अपने घर के एक गुप्त कमरे में जाकर निकलती थी। यह काम बड़ी सावधानी से और रात के अंधेरे में किया गया ताकि किसी को इसकी भनक न लगे। इस दौरान मान सिंह अक्सर बीरबल का मजाक उड़ाने पहुंच जाता। क्यों बीरबल, स्वर्ग जाने की तैयारी कैसी चल रही है? वहां के लिए कोई खास पोशाक सिलवाई या नहीं? बीरबल हर बार मुस्कुराकर जवाब देते, कुंवर जी, आप चिंता न करें, मैं वहां आपके लिए भी एक अच्छा सा स्थान देख कर आऊंगा। जैसे जैसे नियत दिन करीब आता गया, आगरा में चर्चा का माहौल गर्म होता गया। लोग 2 गुटों में बंट गए थे। कुछ को लगता था कि बीरबल ने हार मान ली है और वो सचमुच मरने जा रहे हैं। दूसरों को, जिन्हें बीरबल की बुद्धि पर भरोसा था, यकीन था कि बीरबल के पास जरूर कोई योजना होगी। अकबर का मन भी बेचैन था। उन्हें धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उन्होंने एक भावुक पल में यह कैसा हुक्म दे दिया था? वो अपने सबसे काबिल मंत्री और दोस्त को खोने वाले थे। उन्होंने कई बार सोचा कि अपना फरमान वापस ले लें, लेकिन शाही वचन की लाज ने उन्हें रोके रखा। आखिरकार वो दिन आ ही गया। उस दिन सुबह से ही उस मैदान में हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। बादशाह अकबर, उनके सभी दरबारी और कुंवर मान सिन्हा भी वहां मौजूद थे। मान सिन्हा के चेहरे पर विजय का भाव स्पष्ट झलक रहा था। बीरबल सफेद वस्त्र पहने हुए शांत चेहरे के साथ चिता के पास आए। उन्होंने बादशाह को अंतिम सलाम किया। जहां अपना, मैं आपके हुक्म की तामील करने जा रहा हूं। अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अकबर की आंखें नम हो गई। उनका मन कह रहा था कि वो बीरबल को रोक ले, लेकिन वो कुछ बोल न सके। बीरबल लकड़ियों के विशाल ढेर के ऊपर चढ़ गए और बीच में बनी एक खाली जगह पर बैठ गए। उन्होंने अपने सेवकों को आग लगाने का इशारा किया। जैसे ही मशालों ने सूखी लकड़ियों को छुआ, आग की लपटें आसमान की ओर उठने लगी। धुआं इतना घना था कि कुछ ही पलों में बीरबल नजरों से ओझल हो गए। मान सिंह ने एक गहरी संतोष की सांस ली। उसका कांटा हमेशा के लिए निकल गया था। लेकिन जो किसी ने नहीं देखा वो ये था कि जैसे ही धुआं घना हुआ, बीरबल चिता के बीच बनी उस खाली जगह से फिसलकर नीचे सुरंग के मुहाने में चले गए और जमीन के नीचे से होते हुए सुरक्षित अपने घर पहुंच गए। कई घंटों तक चिता जलती रही। जब आग शांत हुई तो वहां राख के सिवा कुछ नहीं था। सबने मान लिया कि बीरबल जलकर मर गए। दरबार में मातम छा गया। अकबर इतने दुखी हुए कि उन्होंने खुद को कई दिनों तक महल में बंद कर लिया। मान सिंह अब दरबार का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बनने के सपने देखने लगा। वो अक्सर बादशाह के पास जाकर बीरबल की बुराई करता और कहता कि वो एक कायर था जो मौत से डरकर भागने का कोई रास्ता नहीं निकाल सका। महीने बीत गए। धीरे धीरे लोग बीरबल को भूलने लगे, लेकिन अकबर के दिल में उनकी कमी हमेशा खलती रही। ठीक 6 महीने बाद एक सुबह जब दरबार लगा हुआ था तो दरबार के द्वार पर एक अजीब सा व्यक्ति प्रकट हुआ। उसके बाल और दाढ़ी बहुत बढ़े हुए थे, कपड़े मैले कुचैले थे, लेकिन उसकी आंखों में वही जानी पहचानी चमक थी। जैसे ही वो व्यक्ति आगे बढ़ा, दरबार में हलचल मच गई। वो कोई और नहीं, बीरबल थे।
अकबर अपनी गद्दी से ऐसे उछले मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। बीरबल, तुम जीवित हो? बीरबल ने आगे बढ़कर बादशाह को सलाम किया। जी जहांपनाह, आपकी दुआओं से मैं स्वर्ग से सुरक्षित लौट आया हूं। पूरा दरबार आश्चर्य में डूबा था। कुंवर मान सिंह का चेहरा ऐसा हो गया था जैसे किसी ने उसका खून चूस लिया हो। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तो तुम स्वर्ग गए थे? अकबर ने कांपती आवाज में पूछा। कैसी है हमारी वालिदा? वो बहुत खुश है जहांपनाह, बीरबल ने बड़ी गंभीरता से कहा। उन्हें वहां कोई तकलीफ नहीं है, बस एक ही चीज की कमी है। किस चीज की? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल ने मान सिंह की ओर देखते हुए कहा, स्वर्ग में सब कुछ है, खूबसूरत बाग, मीठे फल, अप्सराओं का नृत्य। बस एक अच्छे नाई की कमी है। वहां के सभी लोगों की दाढ़ी और बाल मेरी तरह ही बढ़ गए हैं। आपकी वालिदा साहिबा ने कहा कि वो अपने बेटे के राज में एक काबिल नाई की कमी से बहुत दुखी है। फिर बीरबल ने मान सिंह की ओर इशारा करते हुए कहा, जब मैंने उन्हें बताया कि हमारे दरबार में कुंवर मान सिंह जैसे गुणी और हर कला में निपुण व्यक्ति हैं, तो वो बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने आपके लिए एक खास पैगाम भेजा है। वो चाहती है कि आप उनकी सेवा के लिए जल्द से जल्द कुंवर मान सिंह को स्वर्ग भेजें, ताकि वो वहां सबकी हजामत बना सके। ये सुनते ही मान सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो समझ गया कि बीरबल ने उसी का खेल उसी पर पलट दिया है। दरबार में बैठे लोग, जो अब तक हैरान थे, अब पूरा माजरा समझकर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। मान सिंह का चेहरा पीला पड़ गया। वो कांपते हुए बोला, मैं नाई नहीं हूं, मुझे ये काम नहीं आता। बीरबल ने मासूमियत से कहा, अरे ये आप क्या कह रहे हैं कुंवर जी? आप तो कहते थे कि आप हर कला में निपुण हैं और मरहूम महारानी का हुक्म तो टाला नहीं जा सकता। जहांपनाह, अब तो आपको इन्हें स्वर्ग भेजना ही पड़ेगा। अकबर, जो अब तक सारी साजिश समझ चुके थे, उनकी आंखों में क्रोध और हंसी का मिलाजुला भाव था। उन्होंने मान सिंह को घूर कर देखा। मान सिंह समझ गया कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। वो तुरंत बीरबल के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो बीरबल, मैंने ईर्ष्या में अंधा होकर तुम्हारे खिलाफ ये साजिश रची थी। कृपया बादशाह से कहकर मेरी जान बख्शवा दो। उसने भरे दरबार में अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। अकबर बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने मान सिंह को उसकी इस घिनौनी हरकत के लिए देश निकाला देने का हुक्म सुनाया। बीरबल को उनका पद और सम्मान वापस दिया गया और बादशाह ने अपनी गलती के लिए उनसे माफी भी मांगी। उस दिन के बाद दरबार में फिर किसी ने बीरबल से ईर्ष्या करने या उनके खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत नहीं की। बीरबल ने एक बार फिर यह साबित कर दिया था कि बुद्धि और धैर्य से सबसे बड़े और खतरनाक दुश्मन को भी हराया जा सकता है, और जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो एक दिन खुद ही उसमें गिरता है। कहानी 3। बादशाह अकबर का दरबार अपनी पूरी शानो शौकत से सजा हुआ था। आगरा के किले का दीवान खास उस दिन खचाखच भरा था। कीमती ईरानी कालीनों पर मखमल के तकिए लगे थे और दीवारों पर जड़े शीशों से सूरज की रोशनी छनकर एक अद्भुत इंद्रधनुषी छटा बिखेर रही थी। माहौल में गंभीरता थी, क्योंकि बादशाह अकबर एक पड़ोसी राज्य के साथ संधि के मसौदे पर चर्चा कर रहे थे। एक एक करके सभी मंत्री और सलाहकार अपनी राय दे रहे थे, लेकिन बादशाह की आंखें किसी एक चेहरे पर आकर टिक जाती थीं, बीरबल। जब बीरबल की बारी आई तो उन्होंने बड़ी सरलता से संधि के कुछ ऐसे बिंदुओं पर प्रकाश डाला जिन पर किसी का ध्यान नहीं गया था। उन्होंने न केवल संभावित खतरों को उजागर किया, बल्कि उनका समाधान भी सुझाया। उनकी दूरदर्शिता और तर्क शक्ति देखकर बादशाह अकबर का चेहरा गर्व से खिल उठा। वाह बीरबल, वाह! तुम्हारी बुद्धि का कोई सानी नहीं। तुमने आज एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम इस सल्तनत के सबसे अनमोल रत्न हो। बादशाह ने भरे दरबार में प्रशंसा की। यह प्रशंसा बीरबल के लिए सम्मान थी,
लेकिन दरबार में बैठे कुछ लोगों के दिलों में जहर घोल गई। शाही हकीम रहमत खान, जो खुद को बहुत ज्ञानी समझता था, सेनापति मान सिंह के भतीजे अमर सिंह, जो अपनी बहादुरी पर गुमान करते थे, और खजांची दौलत राम, जो धन और शक्ति के भूखे थे, इन तीनों के चेहरे पर मुस्कान तो थी, पर आंखों में ईर्ष्या की आग जल रही थी। दरबार खत्म होने के बाद ये तीनों शाही बाग के एक सुनसान कोने में मिले। देखा तुमने? हकीम रहमत खान ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, बादशाह की आंखों पर तो जैसे पट्टी बंधी है। उन्हें बीरबल के अलावा कुछ सूझता ही नहीं। हम सब सालों से सल्तनत की सेवा कर रहे हैं, पर सारी वाहवाही वो अकेला ले जाता है। अमर सिंह ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, हकीम साहब, वो सिर्फ बातें बनाना जानता है। तलवार चलाना और सल्तनत की सीमाओं की रक्षा करना हम जानते हैं, लेकिन बादशाह को तो बस लतीफे सुनाने वाला चाहिए। खजांची दौलत राम, जो स्वभाव से ही धूर्त था, बोला, समस्या उसकी चतुराई नहीं, उसका बढ़ता प्रभाव है। जिस तरह बादशाह उस पर निर्भर होते जा रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब हम सब उसकी मुट्ठी में होंगे। हमें कुछ करना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तीनों के मन में एक ही विचार था, बीरबल को बादशाह की नजरों से गिराना। लेकिन कैसे? बीरबल की ईमानदारी और बुद्धिमत्ता पर सीधा हमला करना असंभव था। उन्हें एक ऐसा जाल बुनना था जिसमें बीरबल ऐसे फंसे कि खुद बादशाह भी उसे बचा न सके। मेरे पास एक योजना है, दौलत राम ने अपनी आंखों में एक कुटिल चमक के साथ कहा। एक ऐसी योजना जो बीरबल को सिर्फ बादशाह की नजरों से ही नहीं, बल्कि इतिहास के पन्नों से भी मिटा देगी। हम उस पर देशद्रोह का आरोप लगाएंगे। हकीम रहमत खान और अमर सिंह चौंक गए। देशद्रोह, ये एक ऐसा संगीन आरोप था जिसकी सजा सिर्फ मौत थी। लेकिन इसका सबूत कहां से लाएंगे? अमर सिंह ने पूछा। दौलत राम मुस्कुराया। सबूत बनाए जाते हैं सेनापति जी, और इस बार हम ऐसा सबूत बनाएंगे जिसे स्वयं बादशाह भी झुठला नहीं पाएंगे। उस दिन उस शांत बगीचे में मुगल सल्तनत के सबसे वफादार मंत्री के खिलाफ इतिहास का सबसे घिनौना षड्यंत्र रचा जा रहा था। अगले कुछ हफ्ते तीनों षड्यंत्रकारी अपनी योजना को अंजाम देने में जुट गए। दौलत राम ने अपनी तिजोरी से शाही मुहर का एक नमूना चुराया और एक माहिर कारीगर से उसकी हूबहू नकल बनवाई। हकीम रहमत खान, जो फारसी भाषा का विद्वान था, ने एक खत तैयार किया। खत बीरबल की लिखावट की नकल करके लिखा गया था और उसे रामपुर के सुल्तान के नाम संबोधित किया गया था, जो मुगलों का एक पुराना दुश्मन था। खत में लिखा था, आली जहां सुल्तान, आपके वफादार सेवक का सलाम कबूल हो। जैसा कि तय हुआ था, मैंने आगरा के किले की सुरक्षा के सबसे कमजोर हिस्सों का नक्शा तैयार कर लिया है। सही समय आने पर मैं आपको इशारा करूंगा। आपकी सेना के लिए किले में प्रवेश करना बच्चों का खेल होगा। इस सेवा के बदले मुझे बस सल्तनत के वजीर आला का पद चाहिए। आपका शुभ चिंतक बीरबल। ये खत किसी भी पढ़ने वाले के खून में उबाल लाने के लिए काफी था। अब बारी थी इस खत को सही जगह पहुंचाने की। अमर सिंह ने बीरबल के एक पुराने नौकर कल्लू का पता लगाया, जिसे बीरबल ने चोरी के आरोप में काम से निकाल दिया था। कल्लू के मन में बीरबल के लिए नफरत भरी थी। अमर सिंह ने उसे सोने की 100 अशर्फियों का लालच दिया और कहा कि उसे बस दरबार में ये गवाही देनी है कि उसने बीरबल को रामपुर के एक जासूस से मिलते और ये खत देते हुए देखा है। कल्लू तुरंत तैयार हो गया। योजना का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था इस झूठे सबूत को बादशाह के सामने पेश करना। उन्होंने इसके लिए एक नाटक रचा। एक सुबह जब बादशाह अकबर दरबार लगाने जा रहे थे, अमर सिंह हांफते हुए उनके सामने आया। उसके हाथ में वही खत था। गुस्ताखी माफ हो जहांपनाह, एक बहुत जरूरी खबर है, उसने घबराहट का नाटक करते हुए कहा। क्या बात है अमर सिंह, इतने परेशान क्यों हो? अकबर ने पूछा। जहांपनाह, कल रात हमारे गुप्तचरों ने सीमा के पास
रामपुर के एक जासूस को पकड़ा है। उसके पास से ये खत बरामद हुआ है। उसने खत बादशाह की ओर बढ़ा दिया। अकबर ने खत खोला। जैसे जैसे वो उसे पढ़ते गए, उनके चेहरे का रंग बदलता गया। उनकी भवें तंग गई और मुट्ठियां भिंच गई। खत के अंत में जब उन्होंने बीरबल का नाम पढ़ा तो उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके सीने में खंजर घोंप दिया हो। ये नहीं हो सकता, वो गर्जे, ये झूठ है। कोई हमारे और बीरबल के बीच दरार डालने की कोशिश कर रहा है। तभी हकीम रहमत खान और दौलत राम भी वहां आ गए। जहां पनाह, हम भी यही चाहते हैं कि ये झूठ हो, हकीम ने बड़ी विनम्रता से कहा। लेकिन हमारे पास एक गवाह भी है, बीरबल का पुराना नौकर कल्लू, जिसने खुद बीरबल को ये खत जासूस को देते देखा है। अकबर का दिल बैठ गया। एक खत, एक गवाह। शक का बीज उनके मन में बोया जा चुका था। उन्होंने भारी मन से आदेश दिया, बीरबल को फौरन दरबार में पेश किया जाए। जब बीरबल दरबार में पहुंचे तो उन्होंने माहौल में एक अजीब सी खामोशी और तनाव महसूस किया। बादशाह अकबर सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनका चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। उनकी आंखों में वो स्नेह नहीं था जो बीरबल देखने के आदी थे। बीरबल, अकबर की आवाज में एक अनजानी ठंडक थी। हम तुमसे एक सवाल पूछना चाहते हैं और हमें उम्मीद है कि तुम सच बोलोगे। हुक्म कीजिए जहांपनाह। बीरबल का सिर कट सकता है, पर उसकी जुबान से झूठ नहीं निकल सकता। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा। अकबर ने वो खत बीरबल की ओर फेंका। इस खत को पहचानते हो? बीरबल ने खत उठाया और उसे पढ़ा। पढ़ते पढ़ते उनके चेहरे पर आश्चर्य और पीड़ा के भाव आए, लेकिन उन्होंने अपना संयम नहीं खोया। उन्होंने शांति से खत को वापस मेज पर रख दिया। जहांपनाह, ये लिखावट मेरी नकल करने की एक नाकाम कोशिश है और इस पर लगे इल्जाम मेरी कल्पना से भी परे हैं। तो तुम कहते हो कि ये झूठा है? अकबर ने पूछा। ये सिर्फ झूठा नहीं जहांपनाह, ये एक घिनौना षड्यंत्र है। षड्यंत्र? हकीम रहमत खान बीच में बोला। तो फिर इस गवाह के बारे में क्या कहोगे? कल्लू, सामने आओ। कल्लू कांपते हुए सामने आया। उसने सिर झुकाए हुए कहा, हुजूर, मैंने खुद बीरबल साहब को पिछले हफ्ते यमुना किनारे एक अजनबी को ये खत देते हुए देखा था। उन्होंने मुझे चुप रहने के लिए धमकी भी दी थी। अब दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। एक तरफ बीरबल की सालों की वफादारी थी, दूसरी तरफ दो पुख्ता सबूत। अकबर एक भयानक दुविधा में फंस गए थे। उनका दिल कह रहा था कि बीरबल निर्दोष है, लेकिन एक बादशाह का दिमाग सबूतों पर चलता है। बीरबल, तुम्हारे खिलाफ सबूत बहुत संगीन है, अकबर ने थकी हुई आवाज में कहा। देशद्रोह का आरोप साबित होने पर सजाए मौत दी जाती है। जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाती, तुम्हें तुम्हारी हवेली में नजरबंद किया जाता है। तुम्हारे बाहर आने जाने पर पाबंदी है। ये सुनते ही षड्यंत्रकारियों के चेहरे पर विजय की मुस्कान तैर गई। बीरबल ने एक नजर उन तीनों पर डाली और उनके भावों को पढ़ लिया। उन्होंने शांति से बादशाह का हुक्म स्वीकार किया। मुझे आपके फैसले पर कोई ऐतराज नहीं जहांपनाह। मुझे बस अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए 7 दिन की मोहलत चाहिए। अगर 7 दिन में मैं खुद को निर्दोष साबित न कर सका तो आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर होगी। अकबर ने भारी मन से इसकी इजाजत दे दी। सिपाही बीरबल को उनकी हवेली की ओर ले गए। आज पहली बार अकबर के दरबार में बीरबल का सिर झुका हुआ था, अपमान से नहीं, बल्कि उस दुख से कि उनके बादशाह ने उन पर शक किया। अपनी ही हवेली में कैद बीरबल के लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा था। वो कुर्सी पर बैठे घंटों सोचते रहते। उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं थी, पर बादशाह का टूटा हुआ विश्वास उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उन्हें पता था कि उनके दुश्मन बहुत चालाक हैं और उन्होंने कोई न कोई सुराग जरूर छोड़ा होगा। उन्होंने अपने सबसे वफादार सेवक रामू को बुलाया। रामू, हमें इस पहेली को सुलझाना होगा। सबसे पहले उस खत की जांच करनी होगी।
चूंकि बीरबल नजरबंद थे, उन्होंने रामू को निर्देश दिया, तुम हमारे एक पुराने दोस्त कागज बनाने वाले करीम चाचा के पास जाओ। उनसे पूछो कि क्या आगरा में हाल ही में कोई खास तरह का कागज बना है। रामू तुरंत करीम चाचा के पास पहुंचा। करीम ने कागज को छूकर और सूंघ कर ही बता दिया, यह कागज तो खास शाही भंडार का है, लेकिन इस पर जो हल्की सी गुलाब की महक है वो इसे बनाने के बाद डाली गई है। ऐसी महक वाले इत्र का इस्तेमाल तो बस हकीम रहमत खान करते हैं। ये एक बड़ा सुराग था। बीरबल समझ गए कि खत का कागज कहां से आया। अब बारी थी लिखावट की। बीरबल ने रामू को शाही पुस्तकालय के मुख्य लिपिक के पास भेजा। लिपिक ने लिखावट की बारीकी से जांच की और कहा, यह बीरबल साहब की लिखावट की बहुत अच्छी नकल है, लेकिन एक गलती है। सल्तनत शब्द में लिखने का जो तरीका है वो हकीम रहमत खान का है। मैंने उनके कई नुस्खे लिखे हैं, मैं उनकी लिखावट पहचानता हूं। दो सुराग सीधे हकीम रहमत खान की ओर इशारा कर रहे थे। अब सबसे बड़ी चुनौती थी गवाह कल्लू को तोड़ना। बीरबल जानते थे कि कल्लू लालच में फंसा है। उन्होंने रामू को एक योजना समझाई। रामू ने भेष बदला और कल्लू से उस सराय में मिला जहां वो ठहरा हुआ था। रामू ने खुद को रामपुर के सुल्तान का एक और जासूस बताया। भाई, तुमने बहुत अच्छा काम किया। सुल्तान तुमसे बहुत खुश है। उन्होंने तुम्हारे लिए और 100 अशरफिया भेजी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि मुगल सल्तनत बहुत चालाक है। अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। बेहतर है तुम आज रात ही ये सोना लेकर यहां से भाग जाओ। कल्लू के मन में लालच और डर दोनों पैदा हो गए। उसे लगा कि अगर वो भाग जाएगा तो पकड़ा नहीं जाएगा और उसे और सोना भी मिल जाएगा। उसने रामू की बात मान ली। जैसे ही कल्लू सोने का थैला लेकर भागने लगा, पहले से तैनात सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने सारा सच उगल दिया। उसने बताया कि कैसे अमर सिंह और दौलत राम ने उसे सोने का लालच देकर झूठी गवाही देने के लिए तैयार किया था। अब बीरबल के पास तीनों षड्यंत्रकारियों के खिलाफ सबूत थे, लेकिन वह जानते थे कि बादशाह के सामने इसे साबित करने के लिए एक आखिरी चाल चलनी जरूरी थी। उन्होंने अपनी योजना का अंतिम चरण तैयार किया। 7वां दिन आ गया। दरबार एक बार फिर खचाखच भरा था, लेकिन आज माहौल में उत्सुकता और रहस्य का मिश्रण था। हर कोई ये देखने आया था कि बीरबल अपनी बेगुनाही कैसे साबित करेंगे, या फिर उन्हें मौत की सजा सुनाई जाएगी। बीरबल को दरबार में लाया गया। उनके चेहरे पर आज भी वही शांति और आत्मविश्वास था। हकीम रहमत खान, अमर सिंह और दौलत राम पहली पंक्ति में बैठे थे, ये सोचकर कि आज बीरबल का आखिरी दिन है। बीरबल, तुम्हारे 7 दिन पूरे हुए, अकबर ने गंभीर स्वर में कहा। क्या तुम अपनी बेगुनाही का कोई सबूत लाए हो? जी जहांपनाह, बीरबल ने कहा, लेकिन सबूत पेश करने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। दरबार में सब हैरान थे। मौत के साए में खड़ा आदमी कहानी सुनाना चाहता था। बीरबल ने कहना शुरू किया। एक बार एक बहुत ही गुणी चित्रकार था। उसकी कला की सब प्रशंसा करते थे, लेकिन 3 दूसरे चित्रकार उससे बहुत जलते थे। उन्होंने उसे बदनाम करने की सोची। उन्होंने रात के अंधेरे में राजा की सबसे प्रिय तस्वीर पर कालिक पोत दी और इल्जाम उस गुणी चित्रकार पर लगा दिया। राजा बहुत क्रोधित हुआ और उसने चित्रकार को मौत की सजा सुना दी। कहानी सुनते हुए हकीम रहमत खान मुस्कुरा रहा था। बीरबल ने आगे कहा, लेकिन उस चित्रकार ने कहा, महाराज, मुझे बस एक मौका दीजिए, मैं साबित कर दूंगा कि ये कालिख मैंने नहीं पोती। राजा ने उसे मौका दिया। चित्रकार ने एक खास तरह का लेप बनाया और उसे तस्वीर पर लगाया। देखते ही देखते सारी कालिख उतर गई और तस्वीर पहले जैसी चमकने लगी। फिर चित्रकार ने कहा, महाराज, ये कालिख साधारण नहीं थी। इसे खास तेलों से बनाया गया था, जिसका ज्ञान सिर्फ उन 3 चित्रकारों को है। जब उन तीनों से पूछताछ की गई
तो उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। कहानी खत्म करके बीरबल अकबर की ओर मुड़े। जहां पनाह, मैं भी उस चित्रकार की तरह बेगुनाह हूं और मेरे दुश्मनों ने मुझ पर देशद्रोह की कालिक पोती है, लेकिन मेरे पास भी उस कालिक को हटाने का लेप है। बीरबल ने इशारा किया और रामू 3 कटोरियां लेकर दरबार में आया। जहां पनाह, ये एक जादुई पानी है जो कोई भी झूठा होगा, अगर वो इस पानी में हाथ डालेगा तो उसके हाथ काले हो जाएंगे। बीरबल ने घोषणा की, मैं चाहता हूं कि हकीम रहमत खान, सेनापति अमर सिंह और खजांची दौलत राम तीनों इसमें हाथ डालें, ये साबित करने के लिए कि उन्होंने मेरे खिलाफ साजिश नहीं की। ये सुनकर तीनों के चेहरे का रंग उड़ गया। वे जानते थे कि वे झूठे हैं। उन्हें डर था कि पानी वाकई जादुई है और उनके हाथ काले हो जाएंगे। अकबर ने आदेश दिया, तुम तीनों को बीरबल की बात माननी होगी। एक एक करके तीनों आगे बढ़े। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। वे पानी में हाथ डालने से हिचकिचा रहे थे। उन्होंने सिर्फ अपनी उंगलियों को पानी की सतह से छुआ और जल्दी से पीछे हटा लिया, ये दिखाते हुए कि उन्होंने हाथ डाल दिया है। अब बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अब इन तीनों से अपने हाथ दिखाने को कहिए। जब तीनों ने अपने हाथ दिखाए तो दरबार में सब हैरान रह गए। उनके हाथ बिल्कुल साफ थे। देखा जहां पनाह, हकीम रहमत खान बोला, हम सच्चे हैं, इसलिए हमारे हाथ साफ है। ये बीरबल का कोई और नाटक है। बीरबल मुस्कुराए, नहीं जहां पनाह, असली जादू अब शुरू होगा। मैंने कहा था कि ये पानी झूठों के हाथ काले कर देगा। ये सच है, लेकिन ये पानी जादुई नहीं है। इन कटोरियों में सिर्फ सादा गुलाब जल है। असली बात यह थी कि मैंने कटोरियों के किनारों पर अंदर की तरफ काला रंग लगा दिया था। बीरबल अपनी जगह से उठे और कटोरियों के पास गए। जो सच्चा होता वो बिना डरे पानी में पूरा हाथ डालता और जब हाथ बाहर निकालता तो किनारों पर लगा काला रंग उसकी कलाई पर लग जाता। लेकिन ये तीनों झूठे थे। ये डर गए। इन्होंने पकड़े जाने के डर से पानी में पूरा हाथ डुबोया ही नहीं, सिर्फ उंगलियों से छूकर पीछे हट गए ताकि इनकी कलाई पर रंग न लगे। देखिए, इनके हाथ बिल्कुल साफ है। यही इनकी चोरी का सबसे बड़ा सबूत है। फिर बीरबल ने अकबर के सामने एक एक करके सारे सबूत पेश किए। कागज बनाने वाले का बयान, लिपिक की गवाही और कल्लू का कबूलनामा, जिसे सिपाही दरबार में ले आए थे। अब सब कुछ शीशे की तरह साफ था। हकीम रहमत खान, अमर सिंह और दौलत राम के चेहरे सफेद पड़ चुके थे। वे बादशाह के कदमों में गिर पड़े और माफी की भीख मांगने लगे। बादशाह अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्हें अपने ऊपर शर्म आ रही थी कि उन्होंने अपने सबसे वफादार दोस्त पर शक किया। गद्दारों, वो सिंहासन से उठकर गरजे, तुमने न सिर्फ एक बेगुनाह को फंसाने की कोशिश की, बल्कि बादशाह के न्याय का भी अपमान किया है। तुम्हारी सजा मौत से भी बदतर होगी। उन्होंने आदेश दिया कि तीनों की सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए और उन्हें उम्र कैद के लिए चुनार के किले में भेज दिया जाए। जब षड्यंत्रकारियों को ले जाया जा रहा था, अकबर अपनी जगह से उतरे और बीरबल के पास आए। उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। हमें माफ कर दो बीरबल, हम सबूतों के आगे अंधे हो गए और तुम्हारी वफादारी पर शक कर बैठे। बीरबल ने बादशाह के हाथ पकड़ लिए। जहां पनाह, आप बादशाह हैं और आपका काम न्याय करना है। आपने सबूतों के आधार पर फैसला लिया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। बस इतना याद रखिएगा कि जो सच होता है उसे परेशान तो किया जा सकता है, पर हराया नहीं जा सकता। बादशाह अकबर ने बीरबल को गले से लगा लिया। पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने एक बार फिर सत्य को विजय दिलाई थी और यह साबित कर दिया था कि ज्ञान की तलवार लोहे की तलवार से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। कहानी 4। आगरा में सुबह का सूरज अभी पूरी तरह से निकला भी नहीं था कि शाही खजाने में एक हड़कंप मच गया। खजाने के मुंशी हरकिशन दास भागे भागे दीवान की ओर दौड़े।
जहां बादशाह अकबर अपने कुछ खास मंत्रियों के साथ सुबह की बैठक कर रहे थे। हरकिशन का चेहरा पीला पड़ चुका था और सांसें फूल रही थी। क्या हुआ मुंशी जी? इतनी सुबह सुबह ऐसी क्या आफत आ गई? अकबर ने अपनी भारी आवाज में पूछा। हरकिशन ने कांपते हुए कहा, गजब हो गया जहांपना। शाही खजाने से कोहिनूर हार चोरी हो गया है। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। कोहिनूर हार, वो बेशकीमती हार जिसमें दुनिया का सबसे मशहूर हीरा जड़ा था। वो सिर्फ एक जेवर नहीं, बल्कि मुगल सल्तनत की आन बान और शान का प्रतीक था। अकबर अपनी जगह से खड़े हो गए। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये कैसे हो सकता है? खजाने की सुरक्षा तो परिंदा भी पर न मार सके, ऐसी है। किसने की ये जुर्रत? तभी सेनापति मान सिंह आगे आए। जहांपना, हमने खजाने के सभी दरवाजे और खिड़कियां जांची है। कहीं कोई तोड़फोड़ के निशान नहीं है। इसका मतलब है कि चोर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे खजाने के अंदर आने जाने की इजाजत थी। शक की सुई तुरंत खजाने की देखरेख करने वाले लोगों पर घूम गई। कुल 5 लोग थे जिनके पास खजाने की चाबियां रहती थी। खुद मुंशी हरकिशन दास और 4 सबसे भरोसेमंद खजांची। उन चारों में एक था राम भरोसे। राम भरोसे एक गरीब लेकिन बेहद ईमानदार और वफादार कर्मचारी था, जो पिछले 20 सालों से शाही खजाने में काम कर रहा था। उसका नाम ही उसकी पहचान था। जब चारों खजांचियों को पेश किया गया तो राम भरोसे के हाथ पैर कांप रहे थे। उसकी गरीबी और मासूमियत उसे सबसे आसान निशाना बना रही थी। जहांपनाह, हमें एक चश्मदीद गवाह मिला है, सेनापति ने ऐलान किया। दरबार में एक सिपाही दिलावर खान को पेश किया गया। दिलावर खान रात में खजाने के बाहरी हिस्से में पहरा दे रहा था। दिलावर खान ने सिर झुकाकर कहना शुरू किया, जहांपनाह, कल आधी रात के बाद, जब चारों तरफ घना अंधेरा था, मैंने एक साए को खजाने के गुप्त दरवाजे से बाहर निकलते देखा। चांद की हल्की सी रोशनी में मैंने उसका चेहरा देखा। वो राम भरोसे था। उसके हाथ में एक पोटली थी और वो बहुत घबराया हुआ लग रहा था। मुझे देखकर वो गलियों में गायब हो गया। ये सुनकर राम भरोसे के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं जहांपनाह, ये झूठ बोल रहा है। मैं सारी रात अपने घर पर था। मेरी बीवी और बच्चे इस बात के गवाह हैं। वो रोते हुए चिल्लाया। लेकिन एक सिपाही की गवाही के सामने एक गरीब खजांची के परिवार की बात कौन सुनता? अकबर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। नमक हराम, हमने तुझ पर भरोसा किया और तूने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। ले जाओ इसे और कल सुबह इसे हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया जाए, ताकि आइंदा कोई सल्तनत से गद्दारी करने की न सोचे। राम भरोसे गिड़गिड़ाता रहा, अपनी बेगुनाही की कस्में खाता रहा, लेकिन सिपाहियों ने उसे घसीटकर काल कोठरी में बंद कर दिया। दरबार में मौजूद बीरबल ये सब खामोशी से देख रहे थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उनकी आंखें एक शिकारी की तरह हर चीज का मुआयना कर रही थी। उन्होंने दिलावर खान के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी देखी। राम भरोसे की आंखों में बेबसी का सच्चा डर देखा और अकबर के चेहरे पर न्याय से ज्यादा गुस्से का भाव देखा। उन्हें पता था कि इस कहानी में कुछ तो ऐसा है जो नजर नहीं आ रहा। दरबार खत्म होने के बाद बीरबल सीधे बादशाह अकबर के निजी कक्ष में पहुंचे। जहांपनाह, क्या मैं इस मामले की जांच करने की इजाजत ले सकता हूं? अकबर, जो अभी भी गुस्से में थे, बोले, अब इसमें जांच करने को क्या बचा है बीरबल? चोर पकड़ा गया है, गवाह मौजूद है, फैसला हो चुका है। जहांपनाह, न्याय और फैसले में फर्क होता है, बीरबल ने बड़ी विनम्रता से कहा। न्याय सच की बुनियाद पर टिका होता है, जबकि फैसला सिर्फ सबूतों पर, और कभी कभी सबूत आंखों का धोखा भी हो सकते हैं। मुझे बस कल सुबह तक का वक्त दीजिए। अगर मैं राम भरोसे को बेगुनाह साबित न कर सका तो आप जो सजा चाहें मुझे दे दीजिएगा। अकबर बीरबल की बातों को कभी नहीं टालते थे। उन्होंने भारी मन से इजाजत दे दी। ठीक है बीरबल,
तुम्हारे पास कल सूरज उगने तक का वक्त है। बीरबल ने सबसे पहले उस सिपाही दिलावर खान से मिलने का फैसला किया। वो उसके बैरक में पहुंचे। दिलावर खान बीरबल को देखकर थोड़ा घबरा गया। सलाम वजीर आला। दिलावर खान, मैं बस तुमसे कुछ सवाल पूछने आया हूं। बीरबल ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं तुम्हारी बहादुरी और तेज नजरों की दाद देता हूं। तुमने सल्तनत के एक बड़े मुजरिम को पकड़वाया है। बादशाह तुमसे बहुत खुश है। यह सुनकर दिलावर थोड़ा सहज हुआ। यह तो मेरा फर्ज था हुजूर। अच्छा, ये बताओ, बीरबल ने घूमते हुए पूछा, जब तुमने राम भरोसे को देखा तब रात का कौन सा पहर था? जी, तीसरा पहर शुरू ही हुआ था। घना अंधेरा था। घना अंधेरा, बीरबल ने सोचते हुए कहा। फिर भी तुमने उसका चेहरा साफ साफ देख लिया? तुम्हारी आंखें तो कमाल की है। जी हुजूर, दिलावर ने गर्व से कहा। उस वक्त बादलों के बीच से चांद की एक पतली सी रोशनी ठीक उसके चेहरे पर पड़ रही थी। मैं उसका चेहरा कभी नहीं भूल सकता। बहुत खूब, बीरबल ने कहा। अच्छा, ये बताओ कि वो तुमसे कितनी दूर था? दिलावर ने थोड़ा सोचा। लगभग 50 कदम दूर रहा होगा। 50 कदम, अंधेरी रात, चांद की हल्की सी रोशनी, और तुमने चेहरा पहचान लिया। वाकई, तुम्हारी जगह तो शाही फौज में तोपची की होनी चाहिए। तुम्हारी नजर गजब की है। बीरबल ने उसकी तारीफ करते हुए कहा। दिलावर खान अपनी तारीफ सुनकर फूला नहीं समा रहा था। उसे लगा कि बीरबल उस पर यकीन कर चुके हैं। वहां से निकलकर बीरबल सीधे खजाने के पास उस जगह गए जहां दिलावर ने राम भरोसे को देखने का दावा किया था। उन्होंने उस जगह का बारीकी से मुआयना किया। उन्होंने दूरी नापी, चांद की रोशनी के कोण को समझने की कोशिश की। उनके माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई। कुछ तो था जो खटक रहा था। फिर वो कालकोठरी में राम भरोसे से मिलने गए। राम भरोसे एक कोने में बैठा रो रहा था। मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं है साहब, उसने बीरबल को देखकर कहा। मुझे फिक्र है कि मैं अपनी ईमानदारी का दाग लिए मरूंगा। मेरे बच्चे किस मुंह से दुनिया का सामना करेंगे? शांत हो जाओ, राम भरोसे, बीरबल ने उसे दिलासा दिया। अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। बस मेरे एक सवाल का जवाब दो। कल रात तुम सच में कहा थे? साहब, मैं अपनी बीमार बेटी के सिरहाने बैठा था। उसे तेज बुखार था। पूरी रात मैं और मेरी पत्नी उसकी पट्टियां बदलते रहे। गांव का वैद्य भी हमें देखने आया था। बीरबल की आंखों में एक चमक आई। क्या तुम उस वैद्य का नाम बता सकते हो? राम भरोसे ने वैद्य का नाम और पता बता दिया। बीरबल को अब यकीन हो गया था कि राम भरोसे निर्दोष है। असली सवाल यह था कि दिलावर खान झूठ क्यों बोल रहा था, और अगर राम भरोसे चोर नहीं है तो असली चोर कौन है? अगली सुबह दरबार खचाखच भरा हुआ था। हर कोई यह देखने आया था कि बीरबल कैसे एक बेगुनाह को बचाते हैं, या फिर उन्हें अपनी नाकामी स्वीकार करनी पड़ती है। राम भरोसे को भी जंजीरों में जकड़कर पेश किया गया था। उसकी आंखों में मौत का खौफ था। अकबर सिंहासन पर बैठे। बोलो बीरबल, तुम्हारा समय पूरा हुआ। क्या तुम कोई सबूत लाए हो? जी जहांपनाह, बीरबल ने आगे बढ़कर कहा। मैं सबूत लाया हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने एक और गवाह पेश करना चाहता हूं। सब हैरान रह गए। एक और गवाह? बीरबल के इशारे पर सिपाही गांव के उस वैद्य को लेकर आए जिसने रात में राम भरोसे की बेटी का इलाज किया था। वैद्य ने कसम खाकर गवाही दी कि राम भरोसे पूरी रात अपने घर पर ही था, अपनी बीमार बेटी के पास। अब दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। एक तरफ एक सिपाही की गवाही थी, दूसरी तरफ एक वैद्य की। मामला और भी उलझ गया था। ये क्या है बीरबल? अकबर ने पूछा। अब हम किसकी बात पर यकीन करें? हम यकीन करेंगे सच पर, जहांपनाह, बीरबल मुस्कुराए। और सच को बाहर लाने का तरीका मेरे पास है।
मैं गवाह दिलावर खान की एक छोटी सी परीक्षा लेना चाहता हूं। दिलावर खान को फिर से बुलाया गया। वो अब थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। बीरबल ने एक सिपाही के हाथ से उसकी तलवार ली और जमीन पर एक लकीर खींच दी। दिलावर खान, मान लो ये वो जगह है जहां तुम कल रात खड़े थे। फिर उन्होंने 50 कदम दूर एक और लकीर खींची, और ये वो जगह है जहां तुमने राम भरोसे को देखा था। उन्होंने राम भरोसे को दूसरी लकीर पर खड़ा कर दिया। अब सुनो दिलावर, बीरबल ने कहा, मैं तुम्हारी आंखों की परीक्षा लेना चाहता हूं। मैं राम भरोसे के हाथ में अलग अलग चीजें दूंगा और तुम्हें यहीं से खड़े होकर पहचानना होगा कि वो क्या है। बीरबल ने पहले राम भरोसे के हाथ में एक सोने का सिक्का दिया। बताओ दिलावर, इसके हाथ में क्या है? 50 कदम की दूरी से एक छोटा सा सिक्का देख पाना नामुमकिन था। दिलावर घबरा गया। उसने अंदाजा लगाया, शायद कोई पत्थर है। दरबार में हंसी का हल्का सा फवारा छूटा। फिर बीरबल ने उसके हाथ में एक लाल रंग का फूल दिया। अब बताओ। लगता है कपड़े का एक टुकड़ा है, दिलावर ने अटकते हुए कहा। अब लोग जोर जोर से हंसने लगे। ये साफ हो गया था कि दिलावर इतनी दूर से कुछ भी ठीक से नहीं देख पा रहा था। बीरबल अब अपनी असली चाल पर आए। वो दिलावर के पास गए और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोले, दिलावर खान, जब तुम दिन की रोशनी में 50 कदम दूर से एक फूल और एक सिक्का नहीं पहचान पा रहे हो, तो तुमने घने अंधेरे में चांद की मामूली सी रोशनी में 50 कदम दूर से राम भरोसे का चेहरा कैसे पहचान लिया? ये सवाल एक तीर की तरह दिलावर के सीने में लगा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो पसीने से तरबतर हो गया और कांपने लगा। जवाब दो, बीरबल की आवाज में अब कड़क थी। तुमने राम भरोसे का चेहरा कैसे पहचाना? दिलावर के पास अब कोई जवाब नहीं था। उसका झूठ पकड़ा जा चुका था। वो बादशाह के कदमों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए जहांपना, मुझसे गलती हो गई। मैंने राम भरोसे को नहीं देखा था। तो फिर तुमने झूठ क्यों बोला? अकबर ने गरजते हुए पूछा। किसके कहने पर तुमने एक बेगुनाह को फंसाने की कोशिश की? दिलावर खान रोते हुए बोला, जहांपना, ये सब खजाने के मुंशी हरकिशन दास ने करवाया था। उन्होंने मुझे सोने की अशर्फियों का लालच दिया था और कहा था कि अगर मैं राम भरोसे के खिलाफ गवाही दूंगा तो वो मेरी तरक्की भी करवा देंगे। ये सुनते ही दरबार में जैसे भूचाल आ गया। मुंशी हरकिशन दास, जो अब तक बड़े भोलेपन से ये सब देख रहा था, भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन सिपाहियों ने उसे तुरंत पकड़ लिया। अब सारी कड़ियां जुड़ चुकी थी। बीरबल ने समझाया, जहांपना, असली चोर मुंशी हरकिशन दास ही है। उसने ही हार चुराया और इल्जाम एक गरीब और बेबस कर्मचारी पर डाल दिया ताकि किसी को उस पर शक न हो। उसने दिलावर खान को लालच देकर एक झूठा गवाह तैयार किया। वो जानता था कि अंधेरे में चेहरा पहचानने की बात को कोई चुनौती नहीं देगा, लेकिन वो मेरी आदत से वाकिफ नहीं था। जब हरकिशन दास के घर की तलाशी ली गई तो उसकी चारपाई के नीचे बने एक गुप्त तहखाने से कोहिनूर हार बरामद हो गया। सच अब सूरज की तरह चमक रहा था। अकबर शर्मिंदगी और गुस्से से भरे हुए थे। उन्होंने अपनी गलती महसूस की कि कैसे वो गुस्से में आकर एक बेगुनाह को मौत की सजा सुनाने वाले थे। उन्होंने राम भरोसे को आजाद करने का हुक्म दिया और उसे 100 अशर्फियां इनाम में दी, उसकी ईमानदारी और वफादारी के लिए। दिलावर खान को झूठी गवाही देने के जुर्म में 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई और मुख्य मुजरिम मुंशी हरकिशन दास, अकबर ने उसे वही सजा दी जो उन्होंने राम भरोसे के लिए सोची थी। उसे अगले दिन हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया गया ताकि सल्तनत में कोई दोबारा भरोसे को तोड़ने और न्याय को धोखा देने की हिम्मत न कर सके। जब दरबार खत्म हो रहा था, अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया। बीरबल, आज तुमने सिर्फ एक बेगुनाह की जान नहीं बचाई, बल्कि तुमने न्याय की आत्मा को मरने से बचाया है। तुमने हमें सिखाया है कि जो आंखों से दिखता है
जरूरी नहीं कि वही सच हो। सच को देखने के लिए अक्ल की आंखों की जरूरत होती है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, एक झूठे गवाह की पहचान करना मुश्किल नहीं है। झूठ के पैर नहीं होते, वो ज्यादा दूर तक नहीं चल सकता। बस जरूरत है थोड़ा सा धैर्य रखने की और कहानी के हर पहलू को गौर से देखने की। कहानी 5। आगरा का किला अपनी पूरी भव्यता के साथ खड़ा था। यमुना नदी के किनारे सूरज की सुनहरी किरणें उसके लाल पत्थर को और भी चमका रही थी। अंदर दीवान ए खास में हिंदुस्तान के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक गहरी चिंता की लकीरें थी। दरबार खचाखच भरा था, पर एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। मुगल सल्तनत और दक्षिण के शक्तिशाली बीदर सल्तनत के बीच सीमा विवाद और व्यापारिक संधि को लेकर तनाव चरम पर था। बीदर के सुल्तान ने अपने सबसे चतुर और उतने ही अहंकारी दूत कासिम खान को बातचीत के लिए भेजा था। कासिम खान पिछले 3 दिनों से आगरा में था और उसकी अकड़ और तल्ख मिजाजी के कारण बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी। दरबार में एक व्यक्ति था जो इस तनाव से बेपरवाह लग रहा था, बीरबल। वो जानते थे कि कासिम खान जानबूझकर माहौल खराब कर रहा था ताकि मुगल सल्तनत दबाव में आकर उसकी शर्तें मान ले। तो बीरबल, अकबर ने अंततः चुप्पी तोड़ी। तुम्हारी क्या राय है? कासिम खान हमारी किसी भी शर्त को मानने को तैयार नहीं है। वो कहता है कि हमारी मांगे एक बड़े शेर द्वारा एक छोटे खरगोश को धमकाने जैसी है। बीरबल अपनी जगह से उठे और मुस्कुराए। उनकी यही मुस्कान दरबार के कई लोगों को चुभती थी, खासकर मीर जमाल को। मीर जमाल एक वरिष्ठ सलाहकार था जो हमेशा नियमों और प्रोटोकॉल की बात करता था। उसे बीरबल का ये अनौपचारिक और हास्यपूर्ण अंदाज सल्तनत की तौहीन लगता था। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, कासिम खान साहब की बात में दम तो है, पर शायद उन्हें कहानी का अगला हिस्सा मालूम नहीं। कासिम खान ने तंज कसा, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं खान साहब, मजाक नहीं, हकीकत बता रहा हूं। बीरबल ने शांति से कहा, कहानी यह है कि खरगोश इतना तेज भागा कि शेर उसे पकड़ नहीं पाया और भूखा ही रह गया। कभी कभी आकार नहीं, अक्ल और गति मायने रखती है। दरबार में कुछ लोग दबी हंसी हंस पड़े, लेकिन कासिम खान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे ये अपनी और अपने सुल्तान की सीधी बेइज्जती लगी। वो अपनी जगह से खड़ा हो गया। बहुत हो गया, जहांपनाह, मैं आपके इस मसखरे मंत्री से और बात नहीं कर सकता। ये बातचीत का नहीं, अपमान करने का तरीका है। मैं आज ही बीदर वापस लौट रहा हूं। अब फैसला जंग के मैदान में होगा। ये कहकर कासिम खान दरबार से बाहर निकल गया। अकबर स्तब्ध रह गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। एक छोटी सी मजाक ने 2 सल्तनतों को जंग के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया था। अकबर का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उन्होंने बीरबल की ओर ऐसी नजरों से देखा जैसी पहले कभी नहीं देखा था। ये तुमने क्या किया, बीरबल? अकबर की आवाज में निराशा और क्रोध का मिश्रण था। तुम्हारी एक जुबान ने सल्तनत को खतरे में डाल दिया। हमने तुम पर भरोसा किया और तुमने हमें निराश किया। मीर जमाल के लिए यह सुनहरा मौका था। वो आगे बढ़ा और सिर झुकाकर बोला, गुस्ताखी माफ, जहांपनाह, लेकिन मैं महीनों से यही कह रहा था। सल्तनत के गंभीर मामले लतीफों और पहेलियों से हल नहीं होते। इनके लिए गंभीरता, अनुशासन और कूटनीतिक समझ की जरूरत होती है। बीरबल एक अच्छे विदूषक हो सकते हैं, पर एक वजीर नहीं। अकबर पहले से ही गुस्से में थे। मीर जमाल की बातों ने आग में घी का काम किया। उन्हें लगा कि मीर जमाल सही कह रहा है। शायद वो बीरबल पर कुछ ज्यादा ही निर्भर हो गए थे। तुम ठीक कहते हो, मीर जमाल, अकबर ने एक कठोर फैसला लेते हुए कहा। बीरबल, आज से तुम मेरे मुख्य सलाहकार के पद से हटाए जाते हो। तुम्हारी जगह आज से मीर जमाल ये जिम्मेदारी संभालेंगे।
तुम्हें कुछ दिनों के लिए दरबार में आने की भी इजाजत नहीं है। जाओ और अपनी इस गलती पर विचार करो। ये एक ऐसा फरमान था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बीरबल ने एक पल के लिए अकबर की आंखों में देखा, कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर चुप रह गए। उन्होंने चुपचाप सिर झुकाया, शाही फरमान को स्वीकार किया और भारी कदमों से दरबार से बाहर चले गए। उनके जाने के बाद दरबार में एक अजीब सी उदासी छा गई, लेकिन मीर जमाल के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। उसे वो मिल गया था जिसका वो बरसों से सपना देख रहा था। मीर जमाल के मंत्री बनते ही दरबार का माहौल बदलने लगा। जहां पहले बीरबल की हाजिर जवाबी से ठहाके गूंजते थे, अब वहां मीर जमाल के बनाए सख्त नियमों की खामोशी थी। हर चीज कायदे कानून से होने लगी। हर मंत्री को अपनी बात रखने से पहले लंबी चौड़ी भूमिका बनानी पड़ती। दरबार की जीवंतता खत्म हो गई और वो एक नीरस दफ्तर जैसा लगने लगा। शुरुआत में अकबर को यह बदलाव अच्छा लगा। उन्हें लगा कि दरबार में अनुशासन आ गया है। मीर जमाल हर सुबह सल्तनत के राजस्व, सेना की स्थिति और अन्य प्रशासनिक कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट पेश करता। उसके आंकड़े हमेशा सटीक होते थे और उसकी योजनाएं कागज पर बहुत प्रभावशाली लगती थी। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही थी। मीर जमाल लोगों की भावनाओं और व्यावहारिक समस्याओं को नहीं समझता था। उसके लिए इंसान सिर्फ आंकड़े थे और सल्तनत एक मशीन। इसका पहला असर न्याय व्यवस्था पर पड़ा। एक दिन एक गरीब किसान और एक अमीर साहूकार का मामला दरबार में आया। किसान ने साहूकार से अपनी बेटी की शादी के लिए कर्ज लिया था, लेकिन फसल खराब होने के कारण वो समय पर चुका नहीं पाया। साहूकार ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया था। बीरबल होते तो मामले की तह तक जाते, इंसानियत के नाते कोई बीच का रास्ता निकालते। लेकिन मीर जमाल ने सिर्फ दस्तावेज देखे। दस्तावेजों के मुताबिक किसान ने कर्ज चुकाने की तारीख पार कर दी थी और अनुबंध के अनुसार जमीन साहूकार की हो चुकी थी। कानून सबके लिए बराबर है। मीर जमाल ने अपना फैसला सुनाया। दस्तावेजों के हिसाब से जमीन साहूकार की है। फैसला साहूकार के हक में जाता है। वो गरीब किसान दरबार में रोता बिलखता रहा, लेकिन मीर जमाल ने उसकी एक न सुनी। अकबर को यह फैसला थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो चुप रहे क्योंकि फैसला कानून के मुताबिक था। दूसरा बड़ा बदलाव राजस्व प्रणाली में आया। सल्तनत का खजाना बढ़ाने के लिए मीर जमाल ने कारीगरों, बुनकरों और छोटे व्यापारियों पर एक नया कर लगा दिया, जिसे हुनर कर कहा गया। उसका तर्क था कि ये लोग अपनी कला से पैसा कमाते हैं, इसलिए उन्हें सल्तनत को हिस्सा देना चाहिए। कागज पर यह योजना अच्छी लग रही थी, लेकिन इसका नतीजा भयानक हुआ। आगरा के मशहूर कालीन बुनकरों और बनारस के रेशम कारीगरों पर इतना बोझ पड़ गया कि उनका मुनाफा खत्म हो गया। कईयों ने काम करना बंद कर दिया। बाजारों की रौनक फीकी पड़ने लगी। जो कारीगर पहले खुशहाल थे, अब वे दाने दाने को मोहताज हो गए। शिकायतें महल तक पहुंचती, लेकिन मीर जमाल उन्हें विकास की छोटी मोटी कीमतें कहकर खारिज कर देता। अकबर धीरे धीरे महसूस करने लगे कि सल्तनत में कुछ ठीक नहीं है। दरबार में अब कोई खुलकर अपनी बात नहीं रखता था। हर कोई मीर जमाल से डरता था। लोग अपनी समस्याएं लेकर आते, लेकिन उन्हें न्याय की जगह नियम और कानून की सूखी बातें सुनने को मिलती। सल्तनत की आत्मा जैसे कहीं खो गई थी। अकबर को बीरबल की याद आने लगी। वो बीरबल की अटपटी बातों, उसकी हंसी और उसके अनोखे लेकिन सटीक समाधानों को याद करते। उन्हें एहसास होने लगा कि सल्तनत सिर्फ नियमों और आंकड़ों से नहीं चलती, बल्कि समझदारी, सहानुभूति और लोगों के विश्वास से चलती है। कुछ महीने बीत गए। बीदर सल्तनत के साथ तनाव अभी भी बना हुआ था। कासिम खान के जाने के बाद बीदर ने अपनी सेना को सीमा पर तैनात कर दिया था। मीर जमाल ने भी जवाब में मुगल सेना की एक टुकड़ी भेज दी, लेकिन उसने कूटनीतिक बातचीत की कोई कोशिश नहीं की। उसका मानना था कि ताकत का जवाब ताकत से ही देना चाहिए। तभी एक और बड़ी मुसीबत आ खड़ी हुई।
उस साल मानसून ने धोखा दे दिया। बारिश बहुत कम हुई, जिससे फसलें सूखने लगी। धीरे धीरे ये सूखा एक भयानक अकाल में बदलने लगा। गांवों से लोग भूखे प्यासे आगरा की ओर भागने लगे। अनाज के दाम आसमान छूने लगे और जमाखोरों ने अनाज छिपाना शुरू कर दिया। अकबर ने मीर जमाल को तुरंत स्थिति को संभालने का आदेश दिया। मीर जमाल ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने शाही गोदामों से अनाज बंटवाना शुरू किया, लेकिन उसकी व्यवस्था में इतनी खामियां थी कि अनाज जरूरतमंदों तक पहुंचने से पहले ही बिचौलिए खा जाते। उसने जमाखोरों को पकड़ने के लिए सख्त कानून बनाए और कईयों को सरेआम कोड़े लगवाए। लेकिन इससे डर का माहौल बन गया और अनाज बाजार से पूरी तरह गायब हो गया। हालत बद से बदतर होती जा रही थी। एक रात अकबर भेष बदलकर अपनी प्रजा का हाल जानने निकले। उन्होंने जो देखा उससे उनका दिल कांप गया। सड़कों पर भूखे बेबस लोग पड़े थे। बच्चे दूध के लिए बिलख रहे थे। लोग आपस में रोटी के एक टुकड़े के लिए लड़ रहे थे। एक जगह कुछ लोग आग के पास बैठे बातें कर रहे थे। अकबर छिपकर उनकी बातें सुनने लगे। सब खत्म हो गया। एक बूढ़ा आदमी कह रहा था, ये बादशाह का नया मंत्री हमें ले डूबेगा। उसे तो बस कानून की किताबें पढ़नी आती है, इंसानियत नहीं। सही कहते हो काका, एक नौजवान बोला। अगर आज बीरबल साहब होते तो ऐसा कभी नहीं होता। वो कोई न कोई ऐसी तरकीब निकालते कि सांप भी मर जाता और लाठी भी न टूटती। वो लोगों का दर्द समझते थे। ये सुनकर अकबर की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सिर्फ एक मंत्री को नहीं, बल्कि अपनी सल्तनत की आत्मा को ही दरबार से निकाल दिया था। उन्होंने एक हीरा खो दिया था और अब पूरा राज्य उसकी कीमत चुका रहा था। अगली सुबह अकबर ने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति मान सिंह को बुलाया। मान सिंह, हमें अपनी गलती सुधारनी होगी। हमें बीरबल को वापस लाना होगा। वो कहीं भी हो, उसे ढूंढ कर लाओ। उससे कहना कि उसके बादशाह को, उसकी सल्तनत को उसकी जरूरत है। मान सिंह बीरबल की खोज में निकल पड़े। कई दिनों की तलाश के बाद उन्हें पता चला कि बीरबल आगरा से दूर एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान के भेष में रह रहे हैं। जब मान सिंह उस गांव में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बीरबल एक पेड़ के नीचे बच्चों को कहानियां सुना रहे थे। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, कोई मलाल नहीं था। वो उतने ही शांत और प्रसन्न थे जितने दरबार में रहते थे। बीरबल, मान सिंह ने उन्हें पुकारा। बीरबल ने मुड़कर देखा और मुस्कुराए। आइए सेनापति जी, आपका स्वागत है। मान सिंह ने अकबर का संदेश सुनाया। बादशाह बहुत शर्मिंदा है। वो चाहते हैं कि आप वापस आगरा लौट चलें। सल्तनत को आपकी जरूरत है। बीरबल ने पूरी बात शांति से सुनी। सेनापति जी, बादशाह का हुक्म सिर आंखों पर, लेकिन मेरी एक शर्त है। मान सिंह हैरान रह गए। शर्त? कैसी शर्त? मैं दरबार में वापस तभी आऊंगा जब बादशाह खुद आकर मुझे लेकर जाएंगे, और वह भी एक अनोखे तरीके से। उन्हें अपनी शाही पालकी में नहीं, बल्कि मेरी पालकी में बैठकर आना होगा, और उस पालकी को 4 कहारों की जगह 4 सबसे बड़े ज्ञानी उठाएंगे। राज्य के मुख्य काजी, मुख्य हकीम, मुख्य ज्योतिषी, और चौथे होंगे खुद मंत्री मीर जमाल। मान सिंह ये सुनकर सन्न रह गए। ये कैसी शर्त थी? ये तो सल्तनत के सबसे सम्मानित लोगों का अपमान था। उन्होंने बीरबल को समझाने की कोशिश की, लेकिन बीरबल अपनी बात पर अड़े रहे। निराश होकर मान सिंह वापस आगरा लौटे और अकबर को बीरबल की शर्त बताई। दरबार में बैठे सभी लोग, खासकर मीर जमाल, ये सुनकर आगब बुला हो गए। ये तो सरासर गुस्ताखी है। जहांपनाह, मीर जमाल चिल्लाया। एक मामूली आदमी की ये हिम्मत कि वो सल्तनत के स्तंभों से पालकी उठवाए। इसे फौरन गिरफ्तार करके सजा देनी चाहिए। लेकिन अकबर शांत रहे। वो बीरबल को जानते थे। वो समझ गए थे कि इस अटपटी शर्त के पीछे कोई गहरा राज छिपा है। वो अपनी गलती सुधारने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। नहीं,
अकबर ने फैसला सुनाया, हम बीरबल की शर्त मानेंगे। तैयारी करो, कल सुबह हम खुद बीरबल को लेने जाएंगे। अगली सुबह पूरा आगरा ये अनोखा दृश्य देखने के लिए उमड़ पड़ा। बादशाह अकबर एक साधारण पालकी में बैठे थे और उस पालकी को मुख्य काजी, मुख्य हकीम, मुख्य ज्योतिषी और खुद मीर जमाल अपने कंधों पर उठाए हुए थे। चारों के चेहरे पर गुस्सा और अपमान साफ झलक रहा था। वे कुछ दूर ही चले थे कि उनके कंधे दुखने लगे और वे हांफने लगे। जब ये जुलूस गांव के पास पहुंचा तो बीरबल अपनी कुटिया के बाहर खड़े इंतजार कर रहे थे। पालकी नीचे रखी गई। अकबर बाहर निकले। मीर जमाल ने गुस्से में कहा, लो, आ गए हम। अब खुश हो तुम? तुमने हम चारों ज्ञानियों का अपमान करके क्या साबित कर लिया? बीरबल मुस्कुराए। मीर जमाल साहब, मैंने आपका अपमान नहीं किया, बल्कि आपको और जहांपनाह को एक बहुत जरूरी बात याद दिलाई है। क्या बात? अकबर ने पूछा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये चारों हमारी सल्तनत के ज्ञानी स्तंभ हैं। काजी साहब कानून के ज्ञाता है, हकीम साहब सेहत के, ज्योतिषी जी भविष्य के और मीर जमाल साहब प्रशासन के। लेकिन आज ये चारों मिलकर भी सल्तनत का बोझ नहीं उठा पा रहे हैं। इनके कंधे दुख रहे हैं और ये थक चुके हैं। फिर बीरबल ने अकबर की ओर देखा। जहांपनाह, ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं होता। सच्चा ज्ञान वह है जो लोगों का बोझ हल्का करे, उसे बढ़ाए नहीं। आपने मुझे इसलिए हटाया था क्योंकि मेरी एक बात से एक दूत नाराज हो गया था, और मीर जमाल को इसलिए रखा क्योंकि वो नियमों और कानूनों के ज्ञाता थे। लेकिन उनके ज्ञान ने प्रजा का बोझ बढ़ा दिया। अकाल और भूखमरी से सल्तनत थककर हाफ रही है, ठीक वैसे ही जैसे आज ये चारों हाफ रहे हैं। बीरबल की बातें सुनकर चारों ज्ञानियों के सिर शर्म से झुक गए। अकबर की आंखें एक बार फिर नम हो गई। उन्हें समझ आ गया कि बीरबल ने ये नाटक क्यों रचा था। सल्तनत को ऐसे ज्ञान की जरूरत नहीं जो सिर्फ कागजों पर अच्छा लगे। बीरबल ने अपनी बात पूरी की। सल्तनत को उस समझदारी की जरूरत है जो लोगों के दिलों को समझे और उनके आंसू पोंछे। यही असली राजधर्म है। अकबर आगे बढ़े और बीरबल को गले से लगा लिया। हमसे भूल हुई बीरबल, तुम सही कहते हो। एक शासक का सबसे बड़ा ज्ञान उसकी प्रजा की मुस्कान में होता है। वापस चलो बीरबल, दरबार तुम्हारी राह देख रहा है। बीरबल की वापसी की खबर से पूरी सल्तनत में खुशी की लहर दौड़ गई। दरबार में लौटते ही बीरबल ने अकाल से निपटने के लिए अद्भुत योजनाएं बनाई। उन्होंने काम के बदले अनाज योजना शुरू की, जिससे लोगों को रोजगार भी मिला और उनका पेट भी भरा। उन्होंने व्यापारियों और साहूकारों के साथ बैठकर एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिससे जमाखोरी भी रुकी और अनाज सही दामों पर बाजार में उपलब्ध हुआ। कुछ ही हफ्तों में स्थिति सुधरने लगी। मीर जमाल को उसकी गलती का एहसास हुआ। अकबर ने उसे पद से हटा दिया, लेकिन बीरबल के कहने पर उसे कोई कड़ी सजा नहीं दी, बल्कि उसे एक छोटे सूबे का प्रशासक बनाकर भेज दिया ताकि वो जमीनी हकीकत को समझ सके। दरबार एक बार फिर अपने पुराने रंग में लौट आया। ठहाके गूंजने लगे और अकबर के चेहरे पर वही पुराना आत्मविश्वास और सुकून लौट आया। उन्होंने सीखा था कि एक सल्तनत को चलाने के लिए सिर्फ दिमाग की नहीं, दिल की भी जरूरत होती है, और बीरबल उस दिल की धड़कन थे जिसके बिना सल्तनत बेजान थी।